हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक नहीं है, वैदिक सभ्यता चल रहा है और वैदिक सभ्यता में हम बहुत सारा बातें कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वो है आर्थिक स्थिति की। तो वैदिक सभ्यता में आज हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति, आर्थिक जीवन, या हम यहाँ पर लिख देते हैं ये जो वैदिक सभ्यता है इसके आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक का मतलब ये होता है कि जो इनकम का जो स्रोत है वो क्या है। बेसिकली ये मतलब है ना, कि जितना आप कमाते हैं, कमाने का सोर्सेस क्या था, यानी मुख्य पेशा क्या था। जो वैदिक सभ्यता में जो लोग थे, लोग का मतलब है कि आर्यों का दबदबा था। तो आर्य क्या करते थे, है ना। तो ये चीज़ है। सबसे पहला चीज़ तो यही आपको समझना है कि जो सबसे पहले ये है कि जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। अब इससे दो चीज़ें क्लियर है कि गांव में क्या हो सकता है, शहर नहीं है। तो गांव में क्या होता है, गांव में होते हैं या तो लोग पशुपालन करते हैं, या तो गाय भैंस बकरी जो भी पालते हैं, या कृषि करते हैं, जैसे गेहूँ मसूर चना चावल गेहूँ ये सब का उपज करते हैं या ये सब को उपजाते हैं। तो जब ग्रामीण सभ्यता है तो एक चीज़ तो क्लियर है। अब इसमें से हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो मुख्य पेशा वो क्या है, पशुपालन है या कृषि है ना। तो तीनों बातों पर हम गौर करेंगे। अगर हम इकोनॉमिक्स फैक्टर की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स हम तीन हिसाब से बात करते हैं। जब भी आप भारत के भी बारे में बात करेंगे तो पहला तो है प्राइमरी सेक्टर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, और इसको बोलते हैं टर्सरी या तृतीयक सेक्टर है। यही तीन सेक्टर में बांटते हैं। जैसे इस सेक्टर को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर या कृषि सेक्टर, या कृषि से रिलेटेड जो सेक्टर होता है यही ग्रामीण सभ्यता में सबसे ज़्यादा आता है ना। तो इसको हम बोलते हैं कृषि और उससे रिलेटेड जो भी है। और इसमें एक और आता है, उसको बोलते हैं पशुपालन। ध्यान रखिएगा कि पशुपालन भी कृषि में ही आता है। कि अगर कोई आदमी पशु पाल रहा है, बकरी पाल रहा है, भैंस पाल रहा है, गाय पाल रहा है, घोड़ा, तो वो सब कृषि कर रहा है ना। इकोनॉमिक्स में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस पर भी हम बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या मतलब होता है, उद्योग, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेस हमें यहाँ से प्राप्त होता है इसी को हम प्रोसेसिंग करके क्या बनाते हैं और उसी को हम उद्योग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कोई है गेहूँ, गेहूँ को हम यहाँ बना दिए पिज्ज़ा। यहाँ अगर है दूध तो दूध को हम क्या बनाते हैं, दूध को दही बना सकते हैं, रसगुल्ला बना सकते हैं, है ना। तो ये जो दूध से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग किया जाता है उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम उद्योग बोलते हैं, है ना। यानी बेसिकली जो उद्योग भी है उसका जो कच्चा माल है वो यहीं से आता है, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर। यानी इसके बिना ये नहीं चल सकता। क्लियर है। और ये सर्विस सेक्टर है जहाँ पे लोग जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं। सर्विस में दो टाइप का सर्विस होता है ना। एक वो जहाँ पे जो जॉब करते हैं, एक जैसे मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, तो इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और जिसका रेगुलर पेंशन आता है, रेगुलर पैसा आता है, रेगुलर सैलरी आता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना। तो ये जो सारा चीज़ें हैं कि कहीं पे अगर कोई आदमी बाहर में किसी के यहाँ काम किया दिन भर और उसको 200 रुपये मिला तो वो भी एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है। या कोई आदमी अगर कहीं पे कोई कंपनी में काम कर रहा है, उसको 10,000 20,000 रुपये सैलरी, जितना भी सैलरी मिलता है, तो उसको भी हम सर्विस सेक्टर में ही आते हैं। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये भी एक सर्विस है। आप कहीं पे इलाज करवाने जाते हैं, ये भी एक सर्विस है। आप ट्रेन बस कहीं होटल में रुकते हैं, वो भी एक सर्विस है। तो उससे रिलेटेड जो भी जॉब जनरेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। ठीक है। बेसिकली सर्विस आपको इसी से रिलेट करता है। ठीक है।
अब यहाँ पे हम दो बातें की हैं। दो बातें क्या की हैं कि अगर एक ग्रामीण सभ्यता है जो है, तो ग्रामीण सभ्यता में दो चीज़ें होता है, एक है कृषि और दूसरा है पशुपालन। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ये पे फोकस करते थे वो है कृषि पशुपालन पे, सॉरी, और ये मुख्य पेशा था। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर ये था यानी कृषि। यानी उसमें से मुख्य पेशा में जो पशुपालन जब ये पालते थे, सबसे महत्वपूर्ण है गाय, जिसको हम अधन्या बोलते थे, है ना। यानी जितना भी रिलेटेड था वो गाय से ही रिलेटेड था। यानी गाय को ही सब हिसाब से देखा जाता था, गाय को ही सेंटर मान के इसी के, जैसे युद्ध का नाम है गविष्ठ, ग से है ना। तो ये जो सारा चीज़ें हैं वो गाय से ही रिलेटेड है। गाय को ही महत्वपूर्ण पशु माना जाता था, जिसे हम पढ़े भी हैं कि ना मारने योग्य, है ना। गाय को आप मार ही नहीं सकते। तो ये था। तो ये सवाल आता है कि मुख्य पेशा क्या था, है ना। तो ये सब जो सारी बातें आपको समझना है। क्या यहाँ पे उद्योग होता था? सेकेंडरी सेक्टर। तो आपको क्या लगता है गांव में उद्योग होता है? गांव में लोग कारखाने खोलते नहीं देखे होंगे, है ना, नहीं देखे होंगे। तो आपको लगता है कि अगर होता है तो आप सीमित क्षेत्र में आप हैं। जैसे कोई बढ़ाई का काम कर रहा है, बढ़ाई का मतलब क्या होता है? आपका चौकी बनाना, चेयर बनाना, कुर्सी बनाना, तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें होता है, तो उस समय भी ऐसा होता है। जैसे रथ बनाना, तो ये जो सारा चीज़ें था वो इस समय है। जैसे कुम्हार है ना, उसी को हम बोलते थे। जैसे यहाँ पे रथ बनाया, टमटम जिसको आप बोलते थे, और उस समय टमटम नहीं चलता था, वो अलग बात है। तो आदि जो हाथ से जो रिलेटेड जो रोजगार है, हाथ से, इसको बोलते हैं हथकरघा, हथकरघा उद्योग, यानी सीमित था। यानी हाथ से रिलेटेड जो उद्योग था, जो डेली लाइफ में जो यूज होता था, वही जो है वही उद्योग था, है ना। यानी नहीं के बराबर। जैसे अभी भी गांव में है जो ये सब सारा चीज़ें, बहुत जगह तो अब कुम्हार जो है वो मिट्टी का बर्तन बनाना छोड़ भी दिया है, लेकिन अभी भी मार्केट में मिट्टी का बर्तन मिल जाता है। आप फेस्टिवल के टाइम में जाएंगे, लेकिन हाँ है, ठीक है। तो उस समय भी क्या था, सीमित मात्रा में। जैसे अभी गांव का स्थिति है, सेम अभी भी जो है उस समय गांव का स्थिति वही था। सिर्फ अंतर ये है कि अभी जो मुख्य पेशा में कृषि आता है, लोग फसल उपजाते हैं, बेचते हैं, लेकिन उस समय क्या था, पशुपालन ही महत्वपूर्ण था। क्लियर है? तो क्या सर्विस सेक्टर का स्कोप है? तृतीय सेक्टर, थर्ड सेक्टर, तो हाँ वही है कि जैसे एक दास का उद्देश्य था। दास हमने लोग दूसरे के यहाँ काम करते थे जाकर, है ना। जैसे अभी जो दिहाड़ी मजदूर होता है ना, दिन भर काम किया, उसको 300-400 रुपये जो मिलता है। तो इस समय दास का मतलब यहाँ पर ये था कि मान लेते हैं कि दो लोग झगड़ा किया, सेम वही बात है कि अगर ए ने जीत लिया है तो बी का जितना भी दास होगा, या बी का जो भी राजा होगा, उसको दास बनाया जाएगा। और दास के लिए आपको क्या करना होगा? दास का मतलब गुलाम होता है ना, गुलामी करने हैं। गुलामी का मतलब है कि यहाँ पर उस समय नहीं था, जो यूरोप में जो गुलामी का कंसेप्ट है यहाँ पे उससे अलग है। यहाँ पर गुलाम को सिर्फ ये किया जाता था कि यहाँ पे जो घरेलू काम है ना, जैसे साफ़ करना, गाय को खिलाना, है ना, जानवर को खिलाना, घर साफ़ करना, खाना बनाना, कपड़े साफ़ करना, लैट्रिन साफ़ करना, ये तो सारा चीज़ें हैं वो दास लोग करते थे, है ना। तो लगभग आप मान सकते हैं कि जो मेन जो फोकस था वो इस पे था। ये तो उसका जो है उस सेकेंडरी पार्ट है, ये आप बोल सकते हैं कि सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं, कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे जब पशुपालन, ऐसा नहीं कि पशुपालन मेन था, लेकिन कृषि भी होता था, तो क्या यहाँ पे व्यापार होते होंगे? व्यापार का मतलब क्या हुआ कि सबसे मुख्य पेशा है, आपको पता है सबसे मुख्य पेशा है पशु, है ना, व्यापार।
तो पशु का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो जानवर है, या यहाँ कृषि है। कृषि का यहाँ मतलब होता है जैसे चावल, गेहूँ, यानी जो भी अनाज का फसल है ना, ये तो बिक्री होना चाहिए, है ना, खरीद बिक्री। तो हाँ, होता था, इसका भी होता था और इसका भी होता था। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको ये समझना है कि इसमें से दो टाइप का व्यापार, दो टाइप का होता है। आप आगे इकोनॉमिक्स में भी ये बात पढ़ेंगे। एक होता है जिसको बोलते हैं आंतरिक व्यापार, यानी इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। और एक होता है बाह्य व्यापार, यानी इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक होता है आंतरिक व्यापार और एक होता है बाह्य व्यापार। अगर हम अभी के सेंस में बात करें, भारत के सेंस में बात करें, अगर मान लेते हैं ये इंडिया है और इंडिया में 28 राज्य हैं, है ना, तो जितना भी इंडिया है, अगर सिर्फ 2800 राज्य में ही ट्रेड हो रहा है ना, यानी इंडिया में ही ट्रेड हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे आंतरिक व्यापार, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया का लोग बाहर भी व्यापार कर रहे हैं, बाहर व्यापार का मतलब क्या है, विदेशों से, इंडिया से बाहर जो व्यापार है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में शेष विश्व, है ना। तो जैसे शेष विश्व में क्या आ जाएगा, जैसे नेपाल से भी कर लिए, भूटान से कर लिए, अमेरिका से, चाइना से, रसिया से, है ना। जैसे हम कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ मिसाइल खरीदते हैं, कुछ चीज़ बेचते हैं, तो ये जो सारा चीज़ें हैं, यानी शेष विश्व से जो व्यापार होता है, शेष विश्व, उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। हम हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़े थे कि वहाँ पर भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड होता था। एक्सटर्नल ट्रेड में जैसे मेसोपोटामिया का जो सभ्यता थी, नील नदी की जो सभ्यता थी, वहाँ से भी ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। लेकिन जब हड़प्पा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, सिटी डेवलप था। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, यहाँ पे जो है वो है ग्रामीण सभ्यता। सॉरी, आपको ध्यान रखना है, मिट गया है। तो ग्रामीण सभ्यता है, तो ग्राम में जो लोग हैं वो जनरली यहाँ पे क्या थे उतना डेवलप भी नहीं था। तो यहाँ पे सिर्फ ये व्यापार नहीं होता था, एक्सटर्नल व्यापार नहीं होता था, यानी वैदिक सभ्यता में ही रह के ही लोग आपस में ही व्यापार करते थे, खरीदते बेचते थे, है ना। यानी सिर्फ जो व्यापार था वो एक आंतरिक व्यापार था। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आंतरिक व्यापार ही होता था। और व्यापार कैसे होता था, अब व्यापार भी दो टाइप से होता है, आपको ये समझना है। एक तो है कि पैसा, जैसे अभी क्या होता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए, है ना, और आप उसके बदले में पैसे देते हैं और वो फिर सामान देता है, यही कंडीशन है ना। कि जैसे आप सोचिए कि आप पैसे दिए और वो बदले में आपको सामान दे दिया, तो इसको बोलते हैं कि पैसे से व्यापार, और ये व्यापार ज़्यादा सक्सेस होता है। दूसरा होता है कि उस समय जब पैसे नहीं था तो लोग व्यापार कैसे करते थे, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि आपके पास है चावल है और आपको चाहिए गेहूं, क्योंकि भात खाते खाते आप थक चुके हैं, गैस बना चुका है ना। तो अब आपको चाहिए गेहूं। अब होगा क्या, अब आपको खुद खोजना होगा कि किसके पास है जो गेहूं है जो बेचना चाहता है। बेचना चाहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप पैसे देके खरीदेंगे, यहाँ पर सिर्फ ये मतलब है कि किसको चावल चाहिए, यानी वैसे आदमी को आप खोजिए जिसके पास गेहूं भी हो और उसका ज़रूरत चावल का हो। जैसे आप चावल खाते खाते थक गए हैं, वैसा ही आदमी को मिलना चाहिए जो गेहूं जो है रोटी खाते खाते थक चुका है, उसको चावल का ज़रूरत है ना। तो आप क्या होता था कि फिर जब ये आदमी मिला, आप मार्केट गए, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर आप लेके गए, मान लीजिए कि 40 केजी चावल लेके गए मार्केट में,
और आप वहाँ पे मार्केट में जो है मंडी में बैठे हुए हैं कि वैसे आदमी को खोज रहे हैं जो चावल जो गेहूँ लेके आया हो और उसको चावल का ज़रूरत है, और अगर मिल गया तब तो ठीक है कि आप एक्सचेंज कर लिए कि उसका 40 किलो चावल लिए, गेहूँ लिए और अपना 40 किलो चावल दे के चले आए, फिर एक्सचेंज हो गया। लेकिन सोचिए आप कि अगर मान लीजिए कि ये आदमी ना मिले, यानी ये आदमी हो ही ना वो दिन, तो फिर आपको रिटर्न होके वो चीज़ लाना होगा, फिर अगले दिन जाना होगा, फिर कब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये भी एक समस्या है। तो इसलिए जो ट्रेड का जो मामला होता है वो कम हो जाता है, ट्रेड का जो डेवलपमेंट है, व्यापार का डेवलपमेंट है वो कम हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है, वो है पैसा, कि आप पैसा है और पैसा का सभी को ज़रूरत है, ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि पैसा ही है और पैसा सभी जगह अलाउ है। तो आप पैसा ले गए, आपको जो भी चाहिए वो चीज़ मिल गया, आपको खोजना भी नहीं पड़ता है कि गेहूँ वाला चाहिए या चावल, आपको साबुन चाहिए आपको साबुन। ऐसा सोचिए कि आप साबुन ले गए मार्गो और आपको लगाना है लाइफ बॉय, तो लाइफ बॉय वाले को खोज रहे हैं कि जी लाइफ बॉय वाला कोई मिल ले तो नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपको ऐसे ही काम चलाना होगा, है ना। तो ये होता है व्यापार का फॉर्मूला। तो पहले भी हम देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता में भी ये चीज़ें था, जो वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी व्यापार कैसे होता था, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, यानी लेन देन। अब यहाँ पे जो व्यापारी थे, व्यापारी में दो लोग थे, जैसे एक तो आर्य थे, दोनों थे, और दूसरा कौन लोग थे, अनार्य थे। अब अनार्य जो थे उस व्यापारी को हम बोलते थे, इसका नाम था पानी, इसका नाम है। इस सवाल भी पूछा है, यूपीएससी एक बार सवाल भी पूछी है कि पानी किसको बोलते हैं। तो ये जो व्यापारिक गतिविधियों में जो अनार्य संलिप्त है ना, उसी को बोला जाता था, वो पानी बोला जाता था, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझना है। दूसरा है कि यह जो व्यापार जो करता था, जो अनार्य, जैसे बहुत सारे लोग व्यापार करते थे कि दूसरा को गाय पकड़ के वो बेच दिए, है ना, बाहर चल रहा है उसको पकड़ के बेच दिए, जैसे अभी भी कुछ जगह पे है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन गाय का उस समय महत्वपूर्ण था, तो इसलिए बहुत सारे लोग गाय को भी बेच देते थे, है ना, गाय का भी व्यापार करते थे, चोरी करके भी, खुद का भी और चोरी करके भी। तो ये चीज़ें हैं। इस समय आपको एक चीज़ और समझना है कि इस समय एक धातु का आविष्कार हो चुका था, वो है तांबा, और इसको बोला जाता था एस, है ना, इसका आविष्कार। अब आपको दो बातें समझना है कि हम पहले ही पढ़े कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में कांसा का आविष्कार है, और वो जो हड़प्पा सभ्यता है एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा का मतलब होता है तांबा और टीन आप मिला देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कांसा। अब हड़प्पा सभ्यता के बाद हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, है ना, यानी पहले कांसा का आविष्कार हो चुका था, क्योंकि कांसा क्या होता है, जो कॉपर से वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा कड़ा होता है, ताकि जंगलों को काटना या कोई भी चीज़ काटना, हथियार बनाना, चीज़ें आसान होता है। लेकिन जब यहाँ पे तांबा है, तांबा क्या है, उसके बाद ही है, क्योंकि आप सोचेंगे कि यहाँ पे कांसा का आविष्कार हो चुका है और यहाँ पे किसका आविष्कार हो चुका है, तांबा का। यानी कि ऐसे कैसे है, यानी कि अगर आप हड़प्पा सभ्यता देखेंगे तो इसका टाइम पीरियड है कितना, 1700 BC तक में समाप्त हो जाता है, और जो वैदिक सभ्यता है उसका टाइम पीरियड है कितना, 1500 BC तक, यानी कि इसके बाद शुरू हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ, तो आपको हम पहले भी बताए कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो 1700 ईस्वी जो BC में है वो ख़त्म हो चुका था, और पता भी नहीं है कि ये कैसे ख़त्म हुआ, और इसलिए, और ऐसा भी है कि इतना ख़त्म हुआ कि इसके बाद 200 साल के बाद भी कोई एक नया सभ्यता शुरू हुआ, और फिर जीरो से शुरू होता है। जीरो से शुरू का मतलब है कि यहाँ पे नगरीय सभ्यता है, फिर जीरो से क्या होता है, शुरू होता है। इसलिए ये जो वैदिक सभ्यता वो एक ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है, और उसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो ये तांबा का आविष्कार हो चुका था, तो आपको ये समझना है। तो ये तो पूरा आर्थिक स्ट्रक्चर है और आर्थिक जीवन है। आर्थिक जीवन में सिर्फ आपको एक चीज़ ही समझना है, वो ये है, एक तो व्यापार वस्तु विनिमय होता था, और एक जो मुख्य पेशा है वो क्या था, पशुपालन था। ये बात सवाल पूछता है, ठीक है।
ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक जीवन का, यानी लोग कैसे रहते थे। ये जो वैदिक सभ्यता है उसका सामाजिक स्थिति क्या थी, है ना, लोग कैसे रहते थे। आपको पहले भी बात की है कि सबसे जो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है परिवार। और परिवार को उस समय क्या बोला जाता था, कुल, है ना। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल होती है, यानी एक समाज बनने के लिए या तो एक आदमी सबसे ज़्यादा, ये एक से ज़्यादा आदमी होना ज़रूरी है। अगर घर की बात करें तो एक घर और एक से ज़्यादा घर, है ना। तो उसी टाइप से अगर एक से ज़्यादा घर होता है तो क्या होता है कि फिर वो क्या होता है, गांव का रूप ले लेता है। और वही गांव मिलके जो लोग एक साथ जहाँ पर इकट्ठे रहते हैं उसको माना जाता है एक समाज के लोग हैं, क्योंकि एक ही चीज़ वो फॉलो करते हैं, है ना। सब पर एक ही जैसा रूल लागू होता है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। अगर कोई लोग है कि जैसे अगर मान लें अंडमान निकोबार में जो लोग रह रहा है, जो भी आदिवासी लोग रह रहे हैं, तो उनका एक अलग कल्चर है, उसका सामाजिक जीवन अलग है। और एक जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं उनका सामाजिक जीवन अलग, जो गांव में लोग रह रहे हैं उनका सामाजिक जीवन अलग है। लेकिन जब आप गांव से दिल्ली जाते हैं तो आपको बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना होता है ना। उसमें से आप ये देखते हैं कि इसका कल्चर कैसा है ना, कैसे कपड़े पहनते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ें आप देखते हैं और आप उसमें देखते भी देखो अरे कैसा है, कितना छोटा कपड़ा पहने हुए है। कोई अगर गांव से शहर जाता है तो ये चीज़ें, ये सब सारा दिक्कत है जो आपको समझ में आता है जब आप बाहर जाते हैं, दूसरे को कल्चर देखते हैं, क्या चीज़ें अच्छा है क्या चीज़ें बुरा है। तो खैर एक अलग मुद्दा है कि क्या होता है। खैर हम इस पर ज़्यादा भी आगे भी बात करेंगे विशेष। हम ये बात कर रहे थे कि जो सामाजिक जीवन है उसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है परिवार। और परिवार के जो मुखिया है, एक घर के मुखिया को, इसको बोलते थे कुल, और कुल को बोलते थे, इसके मुखिया को बोलते थे कुल के पापा, कुलपा, परिवार के पापा। यानी परिवार का जो मुखिया है वो क्या है, वो पिता है। पिता का मतलब यहाँ पे मेल से है, आप समझ रहे हैं, पिता का मतलब मेल से है। अब आपको दो बातें समझना, हम आपको पहले भी बात की है कि दो समाज दो टाइप से होता है। अगर उस जगह पे मुखिया कौन है या जो प्रॉपर्टी है, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उसका प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर कोई आदमी है तो उसका अगर उत्तराधिकारी अगर मेल है या मुखिया मेल है या चलता है पुरुष का ही ज़्यादा, तो ये सारा कंडीशन है। जैसे अभी है, धीरे धीरे चीज़ें महिला सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन अभी भी है, बहुत सारा चीज़ें हैं। और फीमेल है, तो अगर मेल है तो हम इसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है। और फीमेल है तो इसको बोलते हैं मातृसत्तात्मक समाज। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं के नाम पर ही सारा चीज़ें होता था, क्योंकि स्त्री देवी की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली थी, इसलिए उसको मानते थे कि हड़प्पा सभ्यता में जो समाज है वो मातृसत्तात्मक है। यहाँ समझिए आप कि यहाँ कुल के पापा जो मुखिया हैं, एक तो मेल है, तो मेल का मतलब है कि अगर मेल डोमिनेटेड अगर कोई समाज है, इसका मतलब है कि ये एक पितृसत्तात्मक समाज है। यानी अगर पूछेगा कि जो वैदिक सभ्यता है, पूर्व वैदिक सभ्यता है, यहाँ पर हाँ ये भी तुम्हें आपको ध्यान रखना है कि वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटे हैं, पूर्व वैदिक सभ्यता, एक उत्तर वैदिक सभ्यता। अभी हम पढ़ रहे हैं पूर्व वैदिक सभ्यता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो पूर्व वैदिक सभ्यता का जो समाज है वो क्या है, वो है पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है, यानी मेल डोमिनेटेड। इसका ये मतलब होता था कि आपको यहाँ समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे है कि जो चीज़ें हैं, जो समाज है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। एक दूसरे जो कबीला है आपस में टकराते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। और क्यों झगड़ते हैं ये बात आपको पता है ना, गाय के लिए, उसके चारागाह के लिए, तो ये सब के लिए लड़ते रहते हैं। जब लड़ना है तो लड़ने के लिए मेल ज़्यादा बेहतर है या फीमेल? ऑब्वियसली बात मेल है ना। जिसको अगर बेटा अगर स्ट्रॉन्ग मिल गया, हिस्ट पुष्ट मिल गया, लड़ने में 4 लोगों को अकेले मार सकता है या 5 लोगों को अकेले मार सकता है, तो क्या होगा, वही एक समय राज करेगा। उस समय यही चल रहा था, है ना। तो वही चीज़ें क्या था कि इसीलिए जो इसका जो मुखिया है, जो पापा है, ये मैक्सिमम लोग चाहता था कि हमारा जो एक तो बेटा पैदा हो, यानी वीर पुत्रों की प्राप्ति, ताकि जो लड़ाई करने में जो हमारे बाद जो बेटा बने, ऐसा ना हो कि हमारे बुजुर्ग हुए और हमारा ज़मीन को ले ली। ध्यान रखिएगा कि एक दिन की बात नहीं है, 400 500 700 साल बाद का ये हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम 1500 से 1000 BC की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लगभग हम 500 साल की बात कर रहे हैं। इसलिए आपको 2-4 दिन की बात नहीं है। तो अगर बेटा है, अगर पिता अगर बुजुर्ग हो जाते तो ये हमेशा चाहता था कि हमें क्या है कि पुत्र पैदा हो, ताकि हमारा प्रॉपर्टी की रक्षा करे या दूसरा का भी प्रॉपर्टी ले सके, कम से कम दूसरा का न ले, अपना तो बचाए। तो इसलिए क्योंकि उस समय पढ़ने लिखने का उतना कोई साधन नहीं था, है ना, था भी तो बहुत कम था, बहुत कम ही लोग जो उच्च कुल के लोग थे वही लोग पढ़ाई करते थे। तो खैर, तो एक तो ये है मेल डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो फीमेल का क्या स्थिति था भाई, ये भी तो हम बात करेंगे। परिवार में फीमेल का क्या स्थिति था? फीमेल, महिला, फीमेल का क्या स्थिति था? एक आपको पता था कि फीमेल जो था वो समिति या बिदत में भाग लेते थे, ये बात आपको पता है। यानी यहाँ पे दोनों का जो पावर है वो सेम है, मेल में भी को भी और फीमेल में भी, क्योंकि समिति और बिदत, और समिति आपको एक महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि राजा का चुनाव यही करता था। यानी राजा का चुनाव देने में, अगर मान सकते हैं कि वोट देने में दोनों का अधिकार था, मेल का भी और फीमेल का भी, इसलिए कि मेल तो यहाँ पे थी। दूसरा है कि जब यज्ञ वगैरह कुछ होता था, यज्ञ इस समय यज्ञ नहीं होता था, इस समय जो भी पूजा पाठ वगैरह होते थे, है ना, उसी को ये लोग यज्ञ बोलते थे। तो ये जो यज्ञ है, इसमें भी जो महिलाएं हैं अपने पति के साथ रहती थी, पति के साथ क्या करती थी, पूजा करती थी। तो ये भी आपको समझना है, ध्यान ये रखना। क्या इस समय एजुकेशन ले सकती थी महिलाएं? पढ़ सकती है या पढ़ लिख सकती है? क्योंकि महिलाओं को जब हम आगे पढ़ेंगे, महिलाओं को एक वस्तु की नज़र से देखा गया कि महिलाओं एक वस्तु है ना, महिलाओं को यूज कर सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको समझेंगे कि महिलाओं की स्थिति कितना तेज़ी से गिरा है। और जब हम उसके बाद पढ़ेंगे तो महिलाओं को एक इज्जत की नज़र से देखा गया कि हमारा इज्जत है ना, रिस्पेक्ट है। ताकि रिस्पेक्ट है लेकिन हम पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे इज्जत पर कोई नज़र उठा के नहीं देख सकता, इसलिए उसको घर से बाहर ही नहीं जाने दिया, है ना। और नहीं जाने दिया तो इसलिए है कि जो एजुकेशन है वो इन लोगों में कम है और अभी तक कम है। इसलिए बहुत जगह जो आरक्षण वाला जो कंसेप्ट है इसीलिए आ रहा है, ताकि महिलाएं आगे बढ़ें, जो महिलाएं मेन धारा से हट चुकी थी, ठीक है। वो बातें हम आगे करें। क्या एजुकेशन प्राप्त करती थी? हाँ, इसकी बात है कि हाँ, एजुकेशन में क्या है कि वही है मंत्रों की रचना करना। उस समय हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं था, तो इसलिए आपको ये समझना है मंत्रों की रचना। उसमें से कुछ महिलाओं का भी नाम है जिसको नाम बोलते हैं विदुषी महिलाएं, है ना, विदुषी महिला। और विदुषी महिला में कुछ महिला का नाम भी है, उसका नाम है अपाला
खोसा और इसका नाम है लोपामुद्रा। ये जो महिला है ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और ये भी क्या करती थी, मंत्रों की रचना करती थी, है ना, ताकि ये आगे बढ़े। और क्या स्थिति थी, क्या लव मैरिज का कंसेप्ट था या नहीं था, है ना, कि अपने अनुसार जो है वर चुनने का अधिकार था? तो जवाब है हाँ, है ना, यानी लव मैरिज भी होता था। यानी ये तो है, यानी अभी से कुछ दिन पहले, यानी लव मैरिज अभी भी हमारे समाज में जो है वो उतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन उस समय तो था। अब देख रहे हैं कि कितना अच्छा चीज़ ये था उस समय। दूसरा चीज़ आप समझ सकते हैं कि एक था बहुपति प्रथा। आप दो बातें समझ सकते हैं, एक था बहुविवाह। अगर कोई पुरुष यानी मेल एक से ज़्यादा शादी कर लेता है या एक से ज़्यादा शादी करता है तो हम उसे बोलते हैं बहुविवाह। बहू का मतलब बहू से विवाह नहीं है, ध्यान ये रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहू से विवाह समझ लेना है, कि बहू का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा विवाह, है ना। तो उस समय जो है जो अगर कोई मेल है एक से ज़्यादा शादी करती है तो उसको हम बोलते हैं बहु विवाह। लेकिन यदि कोई फीमेल एक से ज़्यादा शादी करती है तो उसको हम बोलते हैं बहुपति प्रथा या बहुपति विवाह बोल सकते हैं। तो उस समय ये तो नहीं था, उस समय ये था कि जो इसको मिटा रहे हैं, उस समय बहुपति प्रथा था कि एक महिलाएं जो है एक से ज़्यादा पति के साथ यानी एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ शादी करती थी, है ना। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो द्रौपदी ने किया, है ना, 5 भाइयों के साथ किया, सेम आप वही चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये चीज़ था, एक तो था, एक बोलते हैं नियोग प्रथा। नियोग प्रथा का मतलब ये था कि यदि किसी की कोई फीमेल यानी कोई फीमेल का मतलब अगर कोई महिला की पति की मृत्यु हो जाती है तो अपने जो देवर है से शादी कर सकती है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि यदि कोई अगर ठीक है कि यदि कोई महिला की पति मर जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके भाई से या उसके छोटे भाई से जो है वो शादी कर सकती है। इसी प्रथा को बोलते थे नियोग प्रथा, है ना। तो ये भी प्रचलन था उस समय पूर्व वैदिक काल में, है ना। क्या विधवा विवाह था? विधवा विवाह, तो जवाब है विधवा। विधवा विवाह का मतलब है क्या है कि जिस महिला की पति मर गई है वो क्या होते हैं, विधवा, और जिस पुरुष की पत्नी मर गई उसको हम विधुर बोलते हैं। तो ये भी आपको पता है। तो विधवा विवाह भी आपको क्या है वो प्रचलित है, क्योंकि जब अंग्रेज़ के टाइम में आए तो राजा राम मोहन राय उस समय भी कर रहे थे कि विधवा विवाह होना चाहिए, सती प्रथा रुकना चाहिए, लेकिन उस समय उससे पहले था। कब काम खराब हुआ हम आगे भी बात करेंगे इस पर। आगे हम बात करेंगे, इतना चीज़ तो हो गया। क्या बाल विवाह था? बाल विवाह का मतलब है कि बच्चों में ही शादी, अगर किसी लड़की का शादी बच्चे में ही हो जाती है, एडल्ट नहीं होते। जैसे अभी जो सरकार है एडल्ट का एज 18 साल कर दिया है कि अगर 18 साल से कम एज में शादी होती है किसी भी लड़की का तो हम उसको मानेंगे कि उसका जो विवाह है वो बाल विवाह, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ये दोनों पर लागू होता है। और जो पुरुष की शादी है, जो लड़के की शादी 21 साल है और लड़का का शादी 21 साल है और लड़की की शादी 18 साल है, अगर उससे पहले शादी होता है तो हम उसको बाल विवाह बोलते हैं। उस समय बाल विवाह नहीं था। ऐसा माना जाता है कि बाल विवाह इस समय भी शादी जो है वो 16 से 17 साल में होता था। तो अभी के हिसाब से तो आप बाल विवाह नहीं, अभी के हिसाब से बाल विवाह बोल सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से भी अब देखेंगे कि आगे जब ब्रह्म समाज की स्थापना होती है,
केशव चंद्र सेन जो है अपनी बेटी की शादी 16 साल या 12 साल की एज में कर देते हैं। इसलिए ब्रह्म समाज से एक नया समाज भी है ना बनता है, जिसको हम आदि ब्रह्म समाज भी बोलते हैं या साधारण ब्रह्म समाज भी बोलते हैं। तो उस चक्कर में क्या था कि जो ब्रह्म समाज का जो है विभाजन होता है या दूसरा विभाजन होता है, तो वो सब जो अलग टॉपिक है, हम आगे भी इस पर बात करेंगे जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। तो यानी बाल विवाह क्या था, नहीं था। तीसरा है कि आप यहाँ पे एक चीज था, एक था संयुक्त परिवार। न्यूक्लियर फैमिली नहीं था, लोग एक ही साथ रहते थे। एक ही साथ का मतलब ये था कि जो शादी था वो आसपास में ही होता था, कि मान लेते हैं कि यहाँ कोई कबीला है और इस कबीला से शादी हो गया, या मान लो कि इसी में किसी कबीला के परिवार से शादी हो गया है, यहाँ वाला है यही में। तो ये लोग क्या करते थे, आपस में ही रहते थे, है ना, या एक ही घर में रहते, जिसका नानी, मौसी, मौसा, है ना, बेटा, बेटी, ये सारे लोग एक ही जगह रहते थे। इसीलिए इसको को बोला जाता है कि संयुक्त परिवार का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से आया। ठीक है। क्या ये लोग आभूषण पहनते थे? आभूषण, आभूषण का मतलब क्या है, ज्वेलरी, सोना चांदी जो भी था। लेकिन उस समय सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ तांबा ही था। तो ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में सोना चांदी सब दिमाग में आए, क्योंकि आपको एक एक चीज़ ध्यान से सुनना है। आभूषण हाँ पहनते थे, और आभूषण को बोला जाता था निष्क। तो आपको पता है कि आभूषण भी पहनते थे। दूसरा है कि वही चीज़ है कि जो ये लोग थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। और वही चीज़ है मनोरंजन में, वही सारा चीज़ें हैं कि क्या चीज़ें, कि पासा खेलना, डांस करना, तो ये जो सारा चीज़ें है, घुड़सवार, म्यूजिक, तो ये सारा चीज़ जो है वो मनोरंजन में शामिल था। एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि इस समय का जो समाज है, जो पुरुष का जो नाम है, जो पुरुष का यानी पुत्र का जो नाम है वो माता के नाम पर रखा जाता था, माता के नाम पर किसी का नाम रखा है माते, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये तो हो गया परिवार के बारे में। समाज में जो पारिवारिक स्थिति है वो ये है। अब हम सामाजिक स्थिति में बात करेंगे, वो हम कल बात करेंगे, आज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो आपको अच्छे से समझ में, अगर कोई बात समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। कुछ सजेशन वगैरह देना हो वो भी आप बोल सकते हैं। थैंक यू।